हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी एग्जाम की तैयारी में साथ देने के लिए हम लेकर आए हैं एचएपी के टॉप 10 क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनका सॉल्यूशन आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आपका, सेल डिफिनेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन इसका बताना है। ये एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पार्ट से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे वो 3 मार्क्स में, 1 मार्क में, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में हो। तो चलिए पढ़ते हैं सेल के बारे में। A cell is the smallest unit of the life that can carry out all vital biological functions such as the metabolism, growth, responsiveness and the reproduction. सेल क्या होती है? सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी आवश्यक जैविक क्रियाओं जैसे चयापचय, उसके बाद वृद्धि, प्रतिक्रिया और प्रजनन कर सकती है। इट is often called the basic structure and the function unit of life. इस जीवन की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। All living organisms are made up the one or more cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना कैसे होती है? ए सेल हैज 3 मेन पार्ट, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जिसमें आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं। ए थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है ऑफ द सेल एंड द मेड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इट इज द सेलेक्टिवली परमेबल, मीनिंग इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास विद द ब्लॉकिंग फैक्टर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्ट द सेल, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट। कोशिका की बाहरी भी पतली परत होती है। कौन होती है? सेल होती है। या कोशिका की बाहरी परत होती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। यह चयनात्मक पारीगृह सिलेक्टिवली परमेबल होती है। कार्य क्या होते हैं इसके? कोशिका की सुरक्षा करना, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना, क्या आ रहा है, क्या उससे बाहर जा रहा है, इस चीज को ये नियंत्रित करती हैं। आगे देखते हैं हम। साइटोप्लाज्म जिसे हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन कंटेन द ऑर्गेनल स्मॉल सेल पार्ट। कोशिका झिल्ली के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें विभिन्न कोशिकांग ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? साइड ऑफ द मेनी केमिकल रिएक्शन, सपोर्ट एंड द सस्पेंस ऑर्गेनल्स। रासायनिक क्रियाओं का स्थान, उसके बाद कोशिकाओं को सहारा देना। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। ये फुल फॉर्म कहीं ना कहीं आपके 1 मार्क में आ सकता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कार्य क्या होता है? कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हेल्प इन द सेल डिवीजन, कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन क्या होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल प्रोड्यूस द एनर्जी एटीपी, ये एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण का स्थान होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। जो रफ होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और जो रफ होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। आगे देखते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्गी तंत्र मॉडिफाइज द पैकेज एंड द ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस, पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन करता है। लाइजोसोम क्या करता है? कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम, ब्रेक डाउन द वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करते हैं।
वैक्यूल रितिका जिसे कहते हैं, स्टोर द वाटर, फूड एंड द वेस्ट मटेरियल, पानी, भोजन, अपशिष्ट का भंडारण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसे हम हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट हमारा सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, नहीं तो अगर ह्यूमन में पाया जाए तो पता चले धूप में खड़े हो गए और खाना अपने आप बन रहा है, खाना की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रह जाएगी, तो पिज्जा बर्गर ये सब कहाँ जाएंगे भाई। चलिए आगे देखते हैं। हेल्प इन द साइटोसिंथेसिस कंटेन द क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण में सहायक इसमें क्लोरोफिल होता है। फंक्शन ऑफ द सेल, कोशिका के क्या कार्य होते हैं। मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, शरीर की संरचना बनाए रखना। हेल्प इन ग्रोथ एंड द रिपेयर, वृद्धि और मरम्मत करना। प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन करना। परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया करना। स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। उसके बाद इनेबल द रिप्रोडक्शन, प्रजनन में सहायता करना। आगे देखते हैं ब्लड कंपोनेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ब्लड कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन चलिए देख लेते हैं। ब्लड इज द वाइटल कनेक्टिव टिश्यू दैट द सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, nutrients, hormone and the waste material. Blood is the mainly composed of the plasma formed elements cell. जो हमारा परिचय क्या है इसका, रक्त एक महत्वपूर्ण संयोजी ऊतक होता है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, जो पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त मुख्य रूप से प्लाज्मा और कोशिकीय घटकों से बना होता है। चलिए आगे देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, रक्त के मुख्य घटक कौन से हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड अबाउट 55%, जो हमारा प्लाज्मा होता है 55% ब्लड में पाया जाता है। इट इज द पेल येलो इन कलर, ये हल्के पीले कलर में होता है। कॉन्टेन द वाटर 90%, उसके बाद हमारा जो वाटर होता है 90% तक इसमें पाया जाता है। प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स, उसका फंक्शन क्या होते हैं। ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड द वेस्ट, मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर एंड द वॉल्यूम, हेल्प इन द क्लॉटिंग वे ऑफ प्रोटीन लाइक फिब्रोजन। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है लगभग 55%, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% पानी, प्रोटीन, लवण, हार्मोन और पोषक तत्व होते हैं। कार्य क्या होता है इसका, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट का परिवहन करते हैं। रक्तचाप और आयतन बनाए रखना, रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। आगे देखते हैं रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं और इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जिसे लाल रक्त कणिकाएं। मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ब्लड, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कंटेन द हीमोग्लोबिन व्हिच बाइंड्स ऑक्सीजन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बांधता है। प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, अस्थि मंजर जिसे बोन मैरो कहते हैं में बनते हैं। कार्य क्या होता है, फंक्शन कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, फेफड़ों से शरीर के भागों तक ऑक्सीजन ले जाना। ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाना। आगे देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं इन शॉर्ट, और इसे ल्यूकोसाइट के भी नाम से जानते हैं। फीवर इन द नंबर बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, ये कम रेड ब्लड सेल्स की अपेक्षा कम पाई जाती है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी है क्योंकि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप द न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ETC, संख्या में कम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनके प्रकार न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। डिस्ट्रॉय द हार्मफुल पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस इनको डिस्ट्रॉय करती हैं। शरीर को संक्रमण से बचाना, रोग जनकों को नष्ट करना। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स इन ब्लड, ये छोटे कोश के टुकड़े होते हैं। इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग जो होती है आपकी उसमें ये महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या है इसका, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है। प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग, अधिक रक्तस्राव को रोकना।
चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोगुलेशन एंड द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड कोगुलेशन रक्त का थक्का बनना, सेमी सॉलिड जेल फॉर्मिंग ए क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन ए ब्लड वेसल्स इंजर्ड। रक्त का थक्का बनना ब्लड कोगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त तरल अवस्था में अर्ध ठोस में बदलकर घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकता है। आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। रक्त जमने की क्या प्रक्रिया होती है। व्हेन ए ब्लड वेसल्स डैमेज प्लेटलेट आर एक्टिवेटेड। जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज होती है, उससे कट लग जाता है, तो वहाँ की जो प्लेटलेट्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। दे थिक टू द साइड एंड द फॉर्म द टेम्परेरी प्लग। स्टिक टू ऑफ साइड, वो साइड पे स्टिक हो जाती है और एक टेम्परेरी प्लग बना देती हैं। फॉर्मेशन ऑफ द prothrombin factor damage the tissue and the platelet release the clotting factor. These factor form the complex called prothrombin activator. इसके बाद क्या होता है आपका कन्वर्जन ऑफ द प्रोथॉर्बिन टू थ्रोम्बिन। इसका प्रोथॉर्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन एंड द फिब्रोजन। इसके बाद जो फिब्रिन होती है, फिब्रोजन बनता है, इसका क्लॉट फॉर्मेशन होता है। ये क्या 5 स्टेप में आपका होता है। पहले इंजरी हुई आपको, ठीक, उसके बाद आपका जो प्रोथॉर्बिन एक्टिवेटर हुआ उसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आपका जो प्रोथॉर्बिन होता है वो थॉर्बिन बना, उससे प्रोथॉर्बिन, उसका थॉर्बिन, उसका फिब्रिन, उसका फिब्रोजन, उसके बाद आपका ब्लड क्लॉट। चलिए आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड क्लॉट। रक्त जमने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्लेटलेट्स काउंट, क्लॉटिंग फैक्टर, जो प्लेटलेट काउंट होती है, लो प्लेटलेट्स डिलेड द क्लॉटिंग, हाई प्लेटलेट फास्टर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग प्रोटीन लाइक इन द हीमोफीलिया अफेक्ट द क्लॉटिंग। कैल्शियम लॉन सी ये इसका फॉर्मूला होता है। इसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग रिएक्शन। विटामिन के क्या होता है, नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। डिफिशियंसी लीड टू एक्सेसिव ब्लड। अगर इसमें विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तो आपका ब्लड जो फ्लो बंद नहीं होता है। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर स्लो क्लॉटिंग। अगर टेम्परेचर लो है तो क्लॉटिंग आपकी स्लो होगी। ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर सपोर्ट द नॉर्मल क्लॉटिंग। जो ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्लॉटिंग को सपोर्ट करता है। लीवर फंक्शन, लीवर प्रोड्यूस द क्लॉटिंग फैक्टर। जो लीवर होता है वो प्रोड्यूस करता है क्लॉटिंग फैक्टर को। लीवर डिजीज अफेक्ट द क्लॉटिंग। अगर आपको लीवर डिजीज है तो ये भी क्लॉटिंग फैक्टर को अफेक्ट कर सकती है। इट इज द नोटेबल पॉइंट। मेडिकेशन, इसमें एंटीकोगुलेशन, इसमें हिपेरिन, वारफेरिन, स्लो क्लॉटिंग। चलिए आगे देखते हैं। उसी का हमारा हिंदी में प्लेटलेट्स की संख्या, कम प्लेटलेट्स थक्का बनने में देरी होती है, अधिक प्लेटलेट्स जल्दी थक्का बनता है। क्लॉटिंग फैक्टर, इनकी कमी जैसे हीमोफीलिया से थक्का बनने में समस्या। कैल्शियम रक्त जमने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के ये क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण में जरूरी होता है। कमी से रक्तस्राव ज्यादा होता है। तापमान, कम तापमान में धीमी होती है, समान ताप में सही रहती है क्लॉटिंग। यदि यकृत का कार्य लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, लीवर की बीमारी से इसमें समस्या आ सकती है। दवाइयाँ, एंटीकोगुलेटिंग दवाएं थक्का बनाने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, ब्लड कोगुलेशन इज द वाइटल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस। इट द इन्वॉल्व द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ द स्टेप एंड इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। रक्त का थक्का बनना शरीर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया है जो अधिक रक्तस्राव को रोकती है या कई चरणों में होता है, विभिन्न जैविक एवं बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय का क्या कार्य होता है। इंट्रोडक्शन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य आप ऐसा ऑर्डरली सुनते जाइए। ये जो इनप्योर ब्लड होता है उसे प्योर ब्लड में कन्वर्ट करता है। द ह्यूमन हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन दैट वर्क एज अ पंप टू सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करने के लिए पंप की तरह कार्य करता है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके, द हार्ट वर्क थ्रू द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन डायस्टोल टू पंप ब्लड। हृदय संकुचन सिस्टोल और शिथिल डायस्टोल की लयबद्ध प्रक्रिया द्वारा रक्त पंप करता है। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग चरणबद्ध कार्य प्रणाली। ब्लड इंटर द हार्ट, रक्त का
हृदय में प्रवेश। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर द राइट एट्रियम थ्रू वेया वेना कावा। शरीर में अशुद्ध रक्त वेना कावा के माध्यम से दाएं आलिंद में आता है। राइट एंट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद से दाएं निलय। राइट एंट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड पासेस थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल इनटू द ट्राई वेंट्रिकल। दाएं आलिंद संकुचित होता है, रक्त ट्राइकस्पिड कपाट से दाएं निलय में जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड टू लंग, रक्त का फेफड़ों में जाना। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, blood is the pump to the lungs where the pulmonary artery for the oxygenation। दाएं निलय संकुचित होता है, रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी द्वारा कहाँ भेजा जाता है? लंग्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न, शुद्ध रक्त की वापसी। ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम वेयर पल्मोनरी वेन्स। ऑक्सीजन युक्त रक्त से सिराओं द्वारा बाएं निलय में आता है। लेफ्ट वेंट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं आलिंद और बाएं निलय। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड फ्लो थ्रू मिट्रल वाल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं आलिंद संकुचित होता है, रक्त माइट्रल कपाट से होकर बाएं निलय में जाता है। आगे ब्लड टू होल बॉडी, रक्त का पूरे शरीर में वितरण। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द स्ट्रांगली, ब्लड इज द पम्प्ड इनटू द एओर्टा एंड द डिस्ट्रीब्यूट टू द बॉडी। बाएं निलय जोर से संकुचित होता है, रक्त महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। रोल ऑफ द वैक्यूल्स, वॉल्व्स कपाटों की भूमिका। वॉल्व्स इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ द ब्लड एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो। कपाट रक्त को एक दिशा में बहने में मदद करते हैं और उसे वापस जाने से रोकते हैं। डबल सर्कुलेशन, द्विविष परिसंचरण। ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन, जिसमें आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन से हार्ट टू लंग और सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी। मनुष्य में द्वि परिसंचरण होता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण हृदय से फेफड़ों की साइड होता है और शरीर परिसंचरण हृदय से शरीर में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A tissue is a group of similar that have the same structure and perform a specific function in a living organism। क्या पूछ रहा है? What is the tissue? आंसर पहले बोल दिए। टिश्यू समान प्रकार की कोशिकाओं सेल का समूह होता है जो मिलकर शरीर में कोई विशेष कार्य करते हैं। These cells work together to carry out the particular job efficiently। इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड देन बॉडी। उसके बाद आता है आपका कोशिका, ऊतक, अंग। कोशिका से क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है। टिश्यू के मिलकर क्या बनता है? हमारा अंग बनता है। अंग के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र के बनने से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ऊतकों का वर्गीकरण। टिश्यू आर द मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप। ये 2 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड है। प्लांट टिश्यू पहला है आपका, उसमें आपका है प्लांट टिश्यू आर द 2 टाइप। ये 2 टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे विभाज्य ऊतक कहते हैं। दीज आर द एक्टिवली डिवाइडेड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। उसके बाद टाइप्स इसमें क्या? एपिकल मेरिस्टम, जिसमें आपके 3 टाइप इसमें भी हैं। फाउंड एट रूट एंड सूट, ये कहाँ पाए जाते हैं? रूट और सूट में पाए जाते हैं। रूट मतलब ये हो गया आपकी रूट और ऊपरी सिरा आपका हो गया सूट। हेल्प इन द लेंथ वाइज ग्रोथ, ये हेल्प करता है लेंथ वाइज ग्रोथ में। एग्जाम्पल रूट टिप एंड सूट टिप। उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टम फाउंड इन द नोड्स इन द ग्रासेस। उसके बाद हेल्प इन द इलोंगेशन। एग्जाम्पल शुगर केन, जिसमें शुगर केन हो गई मतलब गन्ना, इसमें जो नोड पाई जाती है इसमें ये पाया जाता है। उसके बाद आपका लेटरल मेरिस्टम फाउंड इन द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, हेल्प इन द थिकनेस ग्रोथ। एग्जाम्पल कैम्बियम। नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। दीज आर द मैच्योर सेल दैट डू नॉट डिवाइडेड, ये मैच्योर सेल होती हैं, डिवाइडेबल नहीं है। टाइप के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। टाइप्स क्या होते हैं इसके? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कोलेनकाइमा। जो पेरेन्काइमा स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, लीफ, फ्रूट एंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी,
लीफ स्टॉक में पाया जाता है। उसके बाद कॉलेनकाइमा सपोर्ट द कोकोनट सेल सीड एंड कोट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द ट्रांसपोर्ट फूड। पी से फूड हो गया, जाइलम मतलब जल, वाटर नॉर्मल ट्रिक हो गई आपकी। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं, प्रकार शीर्षस्थ ऊतक जिसमें एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, जड़ और तने के शीर्ष में पाए जाते हैं, पौधों की लंबाई बढ़ाता है। अंतर्वर्तीय ऊतक जिससे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते जैसे गांठ, इसमें नोडम पाया जाता है, ये घास आदि में वृद्धि करता है। पार्श्वीय ऊतक लेटरल मेरिस्टेम तने और जड़ के किनारों पर मोटाई बढ़ाता है। आगे देखते हैं अस्थायी ऊतक जिसमें परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे सरल अस्थायी ऊतक। एक ही प्रकार की कोशिकाएं, उदाहरण पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा भोजन संग्रह, प्रकाश संश्लेषण, स्क्लेरेन्काइमा लचीलापन देता है और स्क्लेरेन्काइमा मजबूती देता है, जैसे नारियल का खोल। जटिलीय स्थायी ऊतक जैसे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, उदाहरण जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आर द डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप। ये 4 मेन टाइप में डिवाइडेड है। एपिथेलियल, इसमें कवर बॉडी सरफेस एंड द ऑर्गेनम, प्रोटेक्ट एंड द एब्जॉर्प्शन। उसका एग्जांपल में आपका स्किन एंड लाइनिंग ऑफ माउथ एंड स्टमक। कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्ट्स एंड द सपोर्ट ऑर्गन, ये कनेक्ट करता सपोर्ट करता है। और एग्जांपल में आपका है ब्लड, बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट एंड टेंडन। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर टिश्यू क्वेश्चन। उसके बाद आपका है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट टाइप, स्केलेटल मसल, बॉडी मूवमेंट, आर्म्स एंड लेग। स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन जिसमें इंटेस्टाइन में पाया जाता है, कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। नेक्स्ट है आपका जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू शरीर की सतह को ढकता है, सुरक्षा और अवशोषण करता है। त्वचा, मुंह और आंत की परत में। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू शरीर के अंगों को जोड़ता है और सहारा देता है। रक्त, हड्डी, उपास्थि, स्नायु, लिगामेंट एंड कंडरा जिसे हम टेंडन कहते हैं। पेशीय ऊतक जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होता है। नहीं तो पता चला यहाँ से ब्रेक लगी और पहुंच गया लंदन पर्सन। कंकालीय पेशी स्केलेटन, हाथ और पैर की गति। चिकनी पेशी स्मूथ आंतों की गति। हृदय पेशी कार्डियक, हृदय की धड़कन। तंत्रिकीय तंत्र नर्वस टिश्यू शरीर का नियंत्रण और समन्वय करता है। मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज, स्पाइनल कॉर्ड एंड नस। उसके बाद आपका मैकेनिज्म ऑफ द मसल कंट्रैक्शन, पेशी संकुचन की प्रक्रिया विधि, किस तरह से पेशी हमारा संकुचित होती है उसका इसमें बताया गया है। मसल कंट्रैक्शन मेनली अकर थ्रू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे है। मसल कंट्रैक्शन हैपन व्हेन द एक्टिन थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन थिक फिलामेंट शॉर्टनिंग द मसल्स फाइबर। यह कैसे होता है? इट्स हैपन व्हेन द एक्टिन मसल फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन थिक फिलामेंट शॉर्टिंग द मसल्स फाइबर। स्टेप ऑफ द मसल्स कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स अराइवल, ए नर्व signal reaches the neuromuscular junction synapse. It releases a chemical called इसे रिलीज करता है केमिकल, जिसे क्या कहते हैं? एसिटिलकोलिन। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत, पेशी संकुचन तब होता है जब एक्टिन पतले तंतु मायोसिन मोटे तंतु पर फिसलता है और पेशी छोटी हो जाती है। पेशी संकुचन के कारण तंत्रिका संकेत का आना, तंत्रिका से संकेत न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है। यह एसिटिल कोलाइन नामक रसायन निकलता है। आगे देखते हैं कैल्शियम रिलीज, एसिटिलकोलिन स्टिमुलेट द मसल्स फाइबर। जो एसिटिलकोलिन होते हैं ये मांसपेशी की सक्रिय करता है। उसके कैल्शियम आर रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आते हैं। उसका एक्सपोज्योर ऑफ द बाइंडिंग साइट का खुलना, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ता है। दिस मूव ट्रोपोमायोसिन एक्सपोजिंग बाइंडिंग साइड ऑन द एक्टिन, इसमें ट्रोपोमायोसिन हट जाता है और एक्टिन के बाइंडिंग साइड खुल जाते हैं। ग्रोस स्पाइडिंग फॉर्मेशन
इसमें मायोसिन के सिर एक्टिन से जुड़े होते हैं और इसे क्रॉस ब्रिज निर्माण कहते हैं। आगे देखते हैं पावर स्ट्रोक कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन हेड पुल एक्टिन द फिलामेंट इनवर्ड require the energy from the ATP breakdown muscle shortness contraction occur। मायोसिन एक्टिन को खींचता है, इसमें एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है, पेशी सिकुड़ जाती है। डिटैचमेंट एंड द रिलैक्सेशन न्यू एटीपी बाउंड टू द मायोसिन क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग कैल्शियम इज द पंप ब्रेक मसल्स रिलैक्सेशन। नया एटीपी जुड़ने से क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, कैल्शियम वापस चला जाता है, पेशी ढीली हो जाती है। आगे देखते हैं साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। डिफरेंशिएशन किया इसकी साइनोवियल जॉइंट आर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट इन व्हिच ऑफ द आर्टिकुलेट बोन आर द सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्टेड कैविटी। साइनोवियल जॉइंट वे जोड़ होता है जिसमें हड्डियों के बीच एक द्रव साइनोवियल द्रव से भरा हुआ होता है, जिसमें ये जॉइंट स्वतंत्र रूप से क्या कहते हैं चल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, ए टिपिकल साइनोवियल जॉइंट हैज द फॉलोइंग पार्ट। क्या क्या होते हैं? स्मूथ स्लिपरी कार्टिलेज कवरिंग द एंड ऑफ द बोन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हड्डियों की सिरों पर चिकनी उपास्थि होती है जो घर्षण को कम करती है। आगे देखते हैं साइनोवियल कैविटी स्पेस बिटवीन द बोन फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। जैसे आपकी नी की जॉइंट जो होती है वो एक साइनोवियल जॉइंट होती है, उसके बीच में आपका साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड lubricate the joint and the nourishes the cartilage, जोड़ को चिकनाई देता है और पास्थिति को पोषण प्रदान करता है। जॉइंट कैप्सूल ए फाइब्रस इनवलप इनक्लोजिंग द जॉइंट, ए रेशेदार आवरण जो पूरे जोड़ को ढकता है। आउटर फाइब्रस लायर, बाहरी रेशेदार पर जिससे गिव्स स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रेट द साइनोवियल फ्लूइड, जो आंतरिक झिल्ली होती है सिक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड को। लिगामेंट्स बंधन कनेक्ट बोन टू द बोन एंड द प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, हड्डी से जोड़ते हैं और स्थिरता देते हैं। वर्षा इन द सम जॉइंट फ्लूइड फिल्टेड सैक दैट द रिड्यूस द फ्रिक्शन, द्रव से भरी थैलियां जो घर्षण कम करती हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट मूवमेंट, अलाउ द फ्री मूवमेंट सच एज द बाइंडिंग रोटेशन एंड द ग्लिडिंग। शरीर के भागों को मोड़ना, घुमाने और चलने में मदद करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम लचीलापन कहते हैं। प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, शरीर को लचीला बनाते हैं। स्टेबिलिटी स्थिरता, मेंटेन द जॉइंट स्टेबिलिटी विद द लिगामेंट एंड द कैप्सूल, बंधनों और कैप्सूल की मदद से जोड़ को स्थिर बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आता है नी ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, बॉल एंड सर्कल ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट से हम उल्हा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कार्डियक साइकिल डेफिनेशन ऑफ फेज। डेफिनेशन क्या है इसकी? द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर इन द ह्यूमन हार्ट ड्यूरिंग द कंप्लीट हार्ट बीट इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एंड रिलैक्स डायस्टोल। हृदय चक्र वह प्रक्रिया जिसमें एक धड़कन के दौरान हृदय में संकुचन, सिस्टोल और डायस्टोल की सभी क्रियाएं होती हैं। फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, द कार्डियक साइकिल मेनली हैज 3 फेजेस। इसके 3 फेज होते हैं, कौन कौन से? आर्टियल सिस्टोल, आर्लियन सिस्टोल और आर्लियन संकुचन। आर्टियल कंट्रोल एंड द पुश द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, आर्लियन संकुचित होकर रक्त को नीलियों में भेजते हैं। एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड द माइट्रल आर ओपन, उसको ट्राइकस्पिड और माइट्रल कपाट खुले रहते हैं। सेमिलुनर वॉल्व आर द क्लोज, जो सेमिलुनर कपाट बंद होते हैं। ड्यूरेशन अबाउट 0.1 सेकेंड, अवधि लगभग 1 सेकेंड से भी कम लगती है इसमें। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नीले सिस्टोल जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड द पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल लंग विया पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी विया आयोर्टा और एवरी वॉल क्लोज द सेमिलर वॉल ओपन। ड्यूरेशन इनकी 0.3 सेकेंड की होती है। नीले संकुचन होकर रक्त से बाहर जाते होते हैं। दाएं नीले फेफड़ों में, बाएं नीले पूरे शरीर में। एवी कपाट बंद और सेमिलर कपाट खुले होते हैं। ड्यूरेशन इनकी 0.3 सेकेंड होती है। इसका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, चलिए आगे देखते हैं। और कंप्लीट द कार्डियक डायस्टोल,
बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल रिलैक्स, आलिंद और नीले दोनों शिथिल होते हैं। ब्लड फ्लो द पेशवी इनटू द हार्ट, रक्त स्राव हृदय में प्रवेश करता है। एवरी वॉल ओपन द सेमुलर वॉल क्लोज, एवरी कपाट खुले और सेमुलर कपाट बंद होते हैं। ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड की होती है। इसमें आपको इन अ शॉर्ट समरी में दिया गया फेज क्या ड्यूरेशन, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका 0.3 सेकेंड, डायस्टोल इसका 0.4 सेकेंड। टोटल कार्डियक साइकिल आपको कितने में कंप्लीट हो जाती है? 0.8 में सेकेंड में। अगर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मेंटेन द कंटिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन, शरीर में रक्त नियंत्रण, रक्त संचार बनाए रखना। सप्लाइज द ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति करता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिफिनेशन क्या है इसकी? द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली सीरीज ऑफ द चेंज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। मासिक धर्म महिलाओं में होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर गर्भधारण की तैयारी करता है। एवरेज ड्यूरेशन इनकी 28 डेज की होती है, में वेरी 21 to 35। किसी किसी में ये 21 दिन की साइकिल होती है, किसी किसी में ये 35 दिन तक चल सकती है। समानता ये 28 दिन की होती है। चलिए आगे देखते हैं। फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र के चरण के होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, सीडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, इंडोमेट्रियम, गर्भाशय की आंतरिक परत इंडोमेट्रियम झड़ जाती है। ब्लीडिंग अकर फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। हार्मोन लेवल आर लो, हार्मोन का असर एकदम कम हो जाता है। फॉलिकुलर फेज क्या होता है इसमें? बिगिंस आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के बाद शुरू होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द वोविस फॉलिकुलर, एफएसएच हार्मोन अंडाशय में फॉलिकुलर को विकसित करता है। वन फॉलिकल मेंस्ट्रुएंस इनटू द एग, एक अंडा परिपक्व होता है। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। ओवल्यूशन फेज, अंडोत्सर्जन चरण, रिलीज ऑफ द मैच्योर एग फ्रॉम ओवरी, triggered by the luteinizing hormone surge occur around the 14th day। परिपक्व अंडा आशय में निकलता है, एलएच हार्मोन का कारण होता है। लगभग 14वें दिन ये होता है। ल्यूटियल फेज क्या होता है हमारा? रिप्टर्ड follicle form the corpus luteum, secreted the progesterone, prepared the uterus for the pregnancy। If no fertilization cycle repeat, अगर fertilization नहीं होता है तो इसकी साइकिल अगेन रिपीट हो जाती है। फटा हुआ फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बनाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, गर्भाशय में गर्भधारण के लिए तैयार करता है। निषेचन न होने पर चक्र पुनः शुरू हो जाता है। हार्मोनल कंट्रोल, मेन हार्मोन इन्वॉल्व इसमें क्या होते हैं? ये फेसेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को एस्ट्रोजन, उसका प्रोजेस्टेरोन, ये 4 टाइप के हार्मोन फीमेल में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या होता है? प्रिपेयर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, गर्भधारण की तैयारी करता है। रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। कंट्रोल द ओवुलेशन एंड अंडोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपका है लास्ट बट नॉट लीस्ट 10 क्वेश्चन है आपका। द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज कंट्रोल एंड द कम्युनिकेबल सिस्टम। तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण और संचार तंत्र है। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इसमें इट्स कंसिस्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व कंटेंट करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड नसें शामिल हैं। इट रिसीव द इंफ्लेमेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, प्रोसेस इट एंड सेंड द सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, रिस्पॉन्ड। यह शरीर को संवेदन प्राप्त करते हैं, समझने और प्रक्रिया देने में मदद करता है। इट हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड क्विक रिस्पॉन्स। यह शरीर के समन्वय, नियंत्रण और तेज प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। द नर्वस सिस्टम इज द मेनली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। ये 2 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनएस कहते हैं, इट इज द मेन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी कंपोनेंट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज, सेंड द कमांड्स टू द बॉडी। यह शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है। भाग्य इसके मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड।
कार्य क्या है? जानकारी को समझना, शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करना और आदेश भेजना। उसके बाद आता है आपका पीएनएस, जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। हम इट कनेक्ट्स सीएनएस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सीएनएस को शरीर के सभी भागों को जोड़ता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व फॉर ब्रेन, कपाल नसें जो आपके ब्रेन में होती हैं। स्पाइनल नर्व और आपकी स्पाइनल नर्व होती है जो मेरू नसें कहते हैं इसे। फंक्शन क्या? कैरीज द मैसेज टू द फ्रॉम द सीएनएस, संदेशों का आदान प्रदान करना। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेंसेशन, गति को संवेदना में मदद करना। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएस, सोमेटिक नर्व सिस्टम, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, कंट्रोल द वॉलेंट्री फंक्शन, एग्जाम्पल द वर्किंग राइटिंग। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें स्वतः तंत्रिका तंत्र होते हैं, कंट्रोल द इन्वेंट्री फंक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ हार्ट बीट और डाइजेशन हो गया। चलिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को भी देखते चलते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक मेन पार्ट होता है एग्जाम का। द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ सबको पता है, सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ब्लड इज द टाइप ऑफ मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल फेज ऑफ ब्लड। पीएच कितना होता है ब्लड का? आपके 7.4। व्हिच जॉइंट अलाउ द मैक्सिमम मूवमेंट? फिश जॉइंट, बॉल एंड सर्किट जॉइंट, हिंग जॉइंट एंड फाइबर जॉइंट, बॉल एंड सर्किट जॉइंट होता है हमारा। नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोथॉर्बिन, फिब्रोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम, इसमें आपका फिब्रोजन होता है। फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलाई, सरकोमर। नेफ्रॉन होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? आपकी वेगस नर्व होती है। उसके बाद आपका ईसीजी रिकॉर्ड, ब्रेन एक्टिविटी, मसल्स, हार्ट, लंग्स। जो ईसीजी रिकॉर्ड्स होते हैं किसके लिए दिया जाता है? हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, लंग्स के लिए, ऑब्वियसली हार्ट एक्टिविटी के लिए। ऑक्सीजन इज द ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन किससे ट्रांसपोर्ट होती है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो आपका ये आरबीसी हो गया। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देखते चलते हैं। द स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ऊतकों की स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा हिस्टोलॉजी। द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी। ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर कैल्शियम आयन। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स कार सार्कोमेयर। मसल्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सार्कोमेयर होती है। द नॉर्मल हार्ट रेट इज अबाउट 72 बीट पर मिनट। द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरॉन। द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी एओर्टा। उसी का हमारा हिंदी में दिया है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की बाहरी सीमा को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। रक्त के थक्के बनने के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक होते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई सार्कोमेयर होती है। सामान्य हृदय गति लगभग 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। और उसके तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। श्वास लेने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। शरीर का सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, जिसे हम एओर्टा कहते हैं। चलिए इस पार्ट में इतना है। इसके बाद हम सोशल फार्मेसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।